ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने पिछली क्लास के अंदर पूरा कर लिया था विश्व का परिवहन तंत्र है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के क्या कहते हैं ज्वालामुखी और भूकंप, उनके प्रकार, वितरण और प्रभाव। मतलब पूरा ज्वालामुखी पढ़ेंगे इसके अंदर और पूरा भूकंप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आज का जो टॉपिक, अब आप समझते हो भूकंप से आप क्या समझते हो? हाँ, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, क्या समझते हो भूकंप से? भूकंप, आप इस शब्द से क्या समझते हो? भू और कंप। भू यानी भूमि, कंप यानी कंप कपाना यानी हिलना है। भूमि कब हिलती है, क्यों हिलती है भूमि? है, इस शब्द को समझने की कोशिश करो आप, इस वाले शब्द को, भूकंप। भूमि कब हिलती है और क्यों हिलती है भूमि? भूमि के अंदर जब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं ना जो नहीं होने चाहिए, तब भूमि हिलती है। दो प्रकार से आता है भूकंप। एक प्रकार से होता है जो प्राकृतिक होता है, एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी मानव की जो क्रियाएं होती हैं उनसे जो असर पड़ता है उससे आता है। और प्राकृतिक कारण ये है कि भूमि के अंदर जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक जो अपनी प्लेट्स है ना, उन प्लेट्स में कुछ परिवर्तन आता है ना, तब होती है। और वो ज्यादा करके कहाँ आता है? वो जो जहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में जो जगह होती है ना, दो प्लेट्स ऐसे जुड़ती हैं, वहां पे जो बीच वाली जगह होती है ना, यहाँ पे जो होते ज्यादा भूकंप आते हैं। जैसे रिंग ऑफ फायर है ना इधर प्रशांत महासागर के साथ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चाइना सागर से लेके, और इधर क्या कहते हैं वो अंडमान महासागर, अपना जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ से लेकर जो प्री प्रशांत ज्वालामुखी से मेखला जो है वहां से है, वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। वो वाली जो जगह जो मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होती है। इसको रिंग फायर बोलते हैं। रिंग फायर मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। कौन सी वाली जगह है? प्री प्रशांत मेखला वाली जो जगह है ना इधर, मतलब कौन कौन से स्थान? चीन सागर और दक्षिणी चीन, उसके बाद में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाली जो जगह है सुमात्रा द्वीप वगैरह सुमात्रा द्वीप वगैरह, मालदीव वगैरह, यहाँ से लेके अपना जो अंडमान निकोबार द्वीप में ना, यहाँ पे, जिसे आप में वैसे बोला जाए शॉर्टकट में बोलते हैं रिंग फायर बोलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा ये भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टेड है ये इनसे हैं। तो आज हम पढ़ने जाते हैं भूकंप। है, भूकंप से तात्पर्य भू प्रपट्टी में प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न कंपन अथवा दोलन है। ये दो स्थैतिक ऊर्जा के आकस्मिक रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? आकस्मिक रूप से गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के कारण, जिसमें आंतरिक ऊर्जा का तरंग गति के रूप में संचालन होता है। क्या होता है? आंतरिक जो ऊर्जा है उसका तरंग गति के रूप में, यानी पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है उसका तरंग गति के रूप में संचालन होता है। भूकंप के प्रकार, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान के क्रमिक यानी सिस्मोलॉजी के क्रमिक विकास से न केवल भूकंपों की उत्पत्ति, स्वरूप आदि पर प्रकाश डाला है, वरन भू गर्भिक शैलों की आंतरिक संरचना का भी पर्याप्त ज्ञान दिया है। वास्तव में भूकंप का प्रमुख वैज्ञानिक कारण शैलों की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक आकस्मिक विक्षोभ का होना है। इस भूकंप में अब तक जितने कारण प्रकाश में आए हैं उसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। मतलब कौन कौन से कारण, अब तक जितने भी कारण भूकंप के सामने आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण कौन से है जिसकी वजह से भूकंप आता है? तो उसमें से ज्वालामुखी क्रियाएं। भूकंपों में आने का एक प्रमुख कारण ज्वालामुखी उद्भेदन है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैसों के निकलने से आसपास की भूप्रपट्टी पर दबाव पड़ता है। क्या बनता है? जो आसपास की भूप्रपट्टी होती है ना, जहां से लावा निकलता है, उसकी वजह से यहाँ की जो भूपट्टी हो दबाव पड़ता है और वहां का कंपन उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी उद्गार का विस्फोट से धरातलीय चट्टानें टूट जाती हैं और सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक भूकंप का अनुभव होता है। ओके, नेक्स्ट है, प्राय ज्वालामुखी प्रदेशों में ज्वालामुखी की विस्फोट न होने पर भी भूकंप आते रहते हैं, जिसका कारण भूगर्भ के पिघलने पदार्थों का पूरी शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास है। यानी भूमि के अंदर गर्मी है, ऐसा नहीं है भूमि के अंदर ठंडा नहीं, भूमि के अंदर गर्मी है और वो भूमि जो जब चीजें वहां अंदर की जो पिघलती है, मतलब पत्थर जब पिघलना लगता है तो बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी ये होता है। ऊपरी कठोर चट्टानों द्वारा उन पिघले पदार्थों को मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, मतलब ऊपर जो चट्टाने हैं वो कठोर है और नीचे वो जो पिघल चुका है और वो गर्म, वो जोर मारेगा ऊपर आने के लिए, तभी भी हिलती हैं और भूकंप आता है। और जापान व फिलीपींस के ज्वालामुखी क्रिया के कारण निरंतर भूकंप उत्पन्न होते रहते हैं। उदाहरण के लिए 1883 में क्राकाटोआ द्वीप, कौन सा? क्राकाटाओ द्वीप पर आने वाला भयानक भूकंप। फिर है भ्रंश एवं संपीड़न की क्रियाएं। भ्रंश एवं संपीड़न चट्टानों के विस्थापन के परिणाम स्वरूप होने वाली क्रियाएं हैं। क्षैतिज क्रियाएं जो केंद्र में विपरीत दिशा में कार्य करती हैं तथा इनके प्रभाव चटकन, भ्रंश, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत, रेप घाटी इत्यादि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब चट्टानों का दो विपरीत दिशाओं में वास्तविक स्थापन होता है तब उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। संपीड़न बल के कारण जब दो चट्टानों का केंद्र की और विपरीत दिशा में संचलन होता है तब वलन की क्रिया के स्वरूप व्युत्क्रम भ्रंश एक वलन का निर्माण होता है। उसके बाद प्राय सभी बड़े भूकंपों में कहीं कहीं भ्रंश धरती की सतह पर दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जैसे सर 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप से धरती के ऊपर लगभग 1800 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई, जिससे सैन एंड्रियास भ्रंश कहते हैं।
भ्रंश रेखाओं पर उत्पन्न होने वाले भूकंप वहां आते हैं जहां की भूगर्भीय चट्टानें संतुलित नहीं हो पाई हैं। ऐसे भाग दुर्लभ क्षेत्र कहलाते हैं। विश्व के सभी नवीन पर्वत क्षेत्र जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज दुर्लभ क्षेत्र के उदाहरण हैं और प्रमुख भूकंप क्षेत्र बने हुए हैं। नेक्स्ट, समस्थितिकी समायोजन या भू संतुलन। समस्थितिकी वह शक्ति अथवा प्रक्रिया है जो घूर्णन करती है पृथ्वी पर विभिन्न उच्चावच दशाओं के मध्य स्थिति साम्य अवस्था अथवा भू संतुलन का कारण है। यह गुरुत्वाकर्षण एवं उत्प्लावन बल का प्रतिफल है जो भू प्रॉपर्टी पर अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करती है तथा क्रस्ट में स्थितिक संतुलन कायम रहता है। भू पदार्थों का पुनर्वितरण क्रस्ट के द्रव्यमान तथा भार में अंतर उत्पन्न करता है जिसे समस्थैतिक क्रियाएं भी संतुलित करती हैं। संतुलन की स्थिति प्राप्त होने के दौरान भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा हिंदू कुश एवं कनाडा का भूकंप इसी का भूकंप माना जाता है। उसके बाद में है प्रत्यास्थन या पुनर्चलन सिद्धांत। कौन सा? प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता प्रोफेसर HFD के अनुसार भूगर्भीय चट्टानें लचीली होती हैं अर्थात रबर के समान उनमें तन्यता का गुण होता है। जब कभी भी अंतर्जात बल वहां सक्रिय होते हैं तो उनमें दबाव उत्पन्न होता है। दबाव पड़ने पर चट्टानें अपने लचीले स्वभाव के कारणों से सहन नहीं करती है। यह सीमा के बाद वे अधिक दबाव सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या कहते हैं? एक सीमा के बाद वो अधिक उन पर दबाव पड़ता है और वो जब वो दबाव नहीं बर्दाश्त कर पाती तो वो फिर फट जाती हैं। दबाव सहन करने की अंतिम सीमा क्रांतिक सीमा कहलाती है। इससे अधिक दबाव पड़ने पर चट्टानें खंडित हो जाती हैं तथा सिंथेटिक ऊर्जा मुक्त होकर गति की ऊर्जा एवं दोलन उत्पन्न करती हैं। ये भूकंप अत्यंत घातक होते हैं तथा इनकी बारंबारता भी उच्च होती है। ये कम गहराई के भूकंप होते हैं। जिस प्रकार रबर टूटकर पुनश्चलन करता है उसी प्रकार चट्टानें भी विखंडित होकर पुनः गठित होते हैं। यह सिद्धांत संरक्षित सीमा के भूकंप की भी व्याख्या करता है तथा इसका पुनरुपयोग जलाशय प्रेरित भूकंप की व्याख्या में भी समुचित है। फिर है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से भूकंपों को उत्पन्न होने की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या संभव है। सामान्य रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे कम गहराई पर स्थित भूकंप मूल वाले तथा साधारण परिणाम वाले भूकंप आते हैं। इन भूकंपों के भूकंप मूल प्राय 25 से 35 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होते हैं। विनाशी प्लेट किनारों के सहारे गहरे भूकंप मूल वाले तथा अधिक परिमाण वाले विध्वंसक भूकंप आते हैं। यहाँ पर दो प्लेटों के टकराव के कारण होने वाली पर्वत निर्माण, भ्रंशण और विस्फोटक ज्वालामुखी घटनाओं के कारण भूकंप आते हैं। इनका भूकंपन 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है। संरक्षित सीमा पर दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर एवं विपरीत दिशा में संरक्षण करती हैं। भूकंपों के क्या कहती है? संचरण करती हैं। भूकंपों की उत्पत्ति संरक्षित प्लेटों से उत्पन्न रूपांतरण भ्रंशों के कारण होती है। फिर अब भूकंप उत्पत्ति के अन्य कारण। भूकंप उत्पन्न होने के अनेक गौण कारण भी हैं जिनका प्रयोग स्थानीय रूप में देखा जा सकता है। क्या देखता है? स्थानीय रूप में देखा जा सकता है। किसी नदी पर बांध बनाकर जलाशय में जल एकत्रित करने के कारण जल के भार से जलाशय के तल पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? जलाशय का जो तल है वहां पे दबाव पड़ता है। इससे चट्टानों में विक्षोभ उत्पन्न होता है एवं स्थानीय विक्षोभ। चट्टानों में क्या होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है एवं स्थानीय स्तर पर भूकंप आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1967 ईस्वी में कोलोराडो नदी पर निर्मित बांध के कारण एवं भारत में 1975 ईस्वी में आया कोयना भूकंप इसी प्रकार के भूकंप में उदाहरण है। कोयना भूकंप ये महाराष्ट्र के अंदर अभी थोड़े दिन पहले, शायद 2-3 साल पहले दोबारा आया था। मेलेट जैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि जब समुद्र का जल समुद्र नितल में पड़ी दरों से होकर भूगर्भ में पहुंचता है तो वहां तुरंत ताप में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तुरंत ताप में बदल जाता है और वह बाहर आने के प्रयास में ऊपर की चट्टानों को तीव्र धक्का देता है जिससे भयंकर भूकंप उत्पन्न हो जाता है। प्राय देखा जाता है कि अधिकतर भूकंपों के अंदर पृथ्वी के गर्भ में होते हैं। इस कथन की सत्यता पर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरा कारण, कुछ लघु एवं प्रभावकारी सूक्ष्म समुद्र तटीय भागों में भी शिलाखंडों के टूटने फूटने, गुफाओं के धंसने, पहाड़ी क्षेत्र में भूसंकलन, हिम संकलन और मृदा स्थानांतरण से भी उत्पन्न भूकंप होते हैं। अनेक मानवीय क्रियाओं से भी लघु और कृत्रिम भूकंपों की उत्पत्ति होती है। खनन क्रियाओं, सुरंग बनाने, विस्फोट, रेल इंजनों और भारी वाहनों, विशाल कारखानों की मशीनों इत्यादि के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर भूकंप अनुभव किए जाते हैं। नेक्स्ट, भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडोन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कौन सी गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है? रेडोन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। इस गैस की मात्रा की वृद्धि का होना उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल उसे कहा जाता है। तथा जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों के अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, जहां सबसे पहले इन लहरों को फील किया जाता है। ये देखो, भूकंप मूल ये है, हाँ, और ये है भूकंप अधिकेंद्र। मतलब यहां से ये उठा निकला
और यहाँ पृथ्वी, ये पृथ्वी है, यहाँ इसे फील किया गया सबसे पहले। भूकंप के प्रकार और गहराई कितनी होती है? छिछले केंद्र वाले भूकंप वो 35 किलोमीटर तक आते हैं। मध्यम केंद्र वाले 35 से 75 या 100 भी जा सकते हैं। गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर और पताली केंद्र वाले भूकंप 350 से लेकर 700 किलोमीटर तक। भूकंपीय तरंगे, भूकंप के समय जो ऊर्जा भूकंप पुल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपनीय तरंगे उत्पन्न होती है जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। कितनी श्रेणियों में? 3। प्राथमिक अथवा लंबवत तरंगे, इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं एवं ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं। तीनों भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति पी तरंगों की होती है। यह ठोस के साथ साथ तरल माध्यम से भी चल सकते हैं, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम से भी गति मंद हो जाती है। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति 66% अधिक होती है। अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे, इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। ये सिर्फ ठोस माध्यमों में ही चल सकती हैं और तरल माध्यम में प्राय लुप्त हो जाती है। चूंकि ये पृथ्वी के कोर से गुजर नहीं पाती है, एस तरंगों के इस व्यवहार से पृथ्वी के कोर के तरल होने के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। पी तरंगों की तुलना में इनकी गति 40% कम होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न तरंगे, भूकंप अधिकेंद्र, धरातलीय, पी एवं एस तरंगे, पी और एस तरंगे। एस तरंगे क्रोड में प्रवेश नहीं करती है। पी तरंगे क्रोड धीमी गति से गुजरती हैं। प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगे का अभाव क्रोड में होकर पी तरंगे भूकंपीय अनुभव होने से 21 किलोमीटर पहुंचती हैं। ये वाली जो है वो पी तरंगे है और ये वाले जो है वो एस तरंगे है। यानी ये है पी 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 पी, ये वाली पी, और ये एस, ये पी, एस, ये पी, इस तरीके से है। द्रव्य बाह्य कोड, ठोस आंतरिक कोड, पी तरंग छाया क्षेत्र। धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगे हैं एवं सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। इनकी गति अत्यंत धीमी होती है, ये सबसे बाद में पहुंचती है, परंतु धरातल पर इनका प्रभाव सर्वाधिक विनाशकारी होता है। सामान्य पी और एस लहरें युग्म में चलती हैं। पी एस तरंग युग्मों की गति सर्वाधिक होती है। कुछ विद्वानों ने भूकंपित लहरों के अन्य युग्मों का भी पता लगाया है जिनमें पी जी एस जी की गति सर्वाधिक कम होती है, जबकि पी एस की गति उक्त दोनों के मध्य होती है। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में विषय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में भूकंप लेखी, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें हम भूकंप लेखी या सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, रोसी और फेरेल स्केल। इसके माप 1 से 11 रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? रोसी और फेरेल स्केल का 1 से 11 इसका माप रखा जाता है। 1 मिनट। हाँ, फिर मर्केली स्केल, यह है अनुभव आधारित पैमाना। इसमें 1 से 12 मापक रखा जाता है। कितना रखा जाता है मापक? 1 से लेके 12 का मापक रखा जाता है मर्केली स्केल का। उसके बाद में रिएक्टर स्केल, ये है गतितीय मापक है। इसकी तीव्रता 1 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। क्या होती है? अगली इकाई जो पिछली इकाई से 10 गुना अधिक होती है इसके अंदर। उसके बाद में भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप मैंने अभी पीछे मैप के अंदर लिखा हुआ था ना, 2 जगह भूकंपीय छाया क्षेत्र नीचे लिखा हुआ था। वो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों में आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है, परंतु कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र में भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र में 105 डिग्री से 145 के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है, जहां पी तथा एस दोनों ही तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं, जबकि भूलेखीय अवधि केंद्र में 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही अंकित करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों का मिलान वाला रेखा का भूसह भूकंपीय रेखा था भूकंप समान रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा सुनो, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों का मिलान वाले रेखा को समभूकंपीय रेखा या भूकंप समान रेखा कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन या समभूकंप रेखा कहलाती है। भूकंप का भौगोलिक वितरण, भूकंप का भौगोलिक वितरण क्या है? विश्व में भूकंपों का वितरण उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जो भूगर्भिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर तथा अवस्थित है। भूकंप के ऐसे क्षेत्र सामान्य निम्न 2 विवर्तनीय घटनाओं से संबंधित है। प्लेट के किनारे पर व्यवस्थित और भ्रंशों का स्वरूप। विश्व में भूकंप की कुछ विस्तृत पेटियां इस प्रकार हैं। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहां पर संपूर्ण विश्व के 63% भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र स्थित हैं। जहां भूकंप का सीधा संबंध प्लेटीय अभिसरण, भूपर्पट्टी के चट्टानी स्तरों से भ्रषण और ज्वालामुखी सक्रियता से है। फिर है मध्य महाद्वीपीय पेटी,
इस पेटी में विश्व में 21% भूकंप आते हैं। यह प्लेट ये अभिसरण का क्षेत्र है एवं इसमें आने वाले भूकंपीय तुलनमूलक तथा भ्रंशमूलक हैं। यह मेखला केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर के पार कर आल्प्स कॉकेसस हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों में होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत सम्मिलित है। अब है मध्य अटलांटिक पेटी। यह है मध्य अटलांटिक कटक के स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोबेट द्वीप तक विस्तृत है। इसमें सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। सामान्य इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं तथा इनका संबंध प्लेटों के अपसरण व रूपांतरण भ्रंशों से है। अन्य क्षेत्र इसमें पूर्वी अफ्रीका की लंबी भूभ्रंश घाटी, अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र तथा हिंद महासागर की भूकंपीय पेटी सम्मिलित है। ये देखिए प्रशांत मेखला ये है, ये पूरी ये वाली और ये वाली पूरी प्रशांत मेखला है। फिर मध्य अटलांटिक महासागर ये है, ये मध्य महाद्वीपीय मेखला, और बाकी ये जो है वो बचे हुआ अन्य बचा हुआ। सुनामी, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जो सु का अर्थ बंदरगाह या समुद्र तट तथा नामी का अर्थ तीव्र तरंगे अर्थात वह समुद्री तरंगे जो बंदरगाह को प्रभावित करती है। सुनामी समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप व आंतरिक हलचलों के कारण उत्पन्न होने वाली एक दीर्घ तरंग है। क्या है? सुनामी जो है वो एक दीर्घ तरंग है। किसकी वजह से आती है? ये भूकंप और आंतरिक हलचलों के कारण जो आने वाली एक तीव्र तरंग समुद्री नहरों के पास रूप में संचालित होती है, जिसकी तरंग आवृत्ति एवं तरंग आयाम में तट की ओर निरंतर वृद्धि होती है। क्या होती है? दोबारा सुनो, देखो, जो समुद्र तल से समानांतर विशाल तरंगे के रूप में संचालित होती हैं और जिसकी तरंग आवृत्ति एवं तरंग आयाम में निरंतर वृद्धि होती रहती है। सुनामी लहरों के साथ जल की गति संपूर्ण इकाई तक होती है, इसलिए ये अधिक प्रलयकारी होती है। सुनामी की तरंग दैर्घ्य 160 किलोमीटर तक देखा गया है। साथ ही इनकी गति अत्यधिक होती है जो कभी कभी 650 किलोमीटर प्रति घंटा भी देखी जाती है। खुले सागरों में इन तरंगों की ऊंचाई अधिकतम 1 किलोमीटर की होती है, परंतु जब ये तटवर्ती उथले जल क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनकी ऊंचाई में अचानक सामान्य वृद्धि हो जाती है, जिसमें बहुत कम समय में ही भीषण विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे संवेदनशील स्थिति में है। महासागरीय प्लेटों के भीषण क्षेत्र में ये सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के तल के नीचे उत्पन्न सुनामी लहरें हैं। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे क्षेपण का परिणाम थी। क्या? भारतीय प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे सबडक्शन का परिणाम थी। इस भूकंप की तीव्रता के रिएक्टर स्केल पर 8.9 थी, जिसके परिणाम प्रलयकारी सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, मलेशिया समेत 11 देश इन लहरों की चपेट में आए। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला इस सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद में आता है जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 11 मार्च 2011 को आए सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी लहरें उठने से भारी विनाश हुआ। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 9.0 थी। भूकंप का केंद्र जापान के मियागी प्रांत की राजधानी सेंदाई से 130 किलोमीटर पूर्व में और जापान की राजधानी टोक्यो से 373 किलोमीटर दूरी उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 24.4 किलोमीटर की गहराई पर में है। जापान में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा डाइची परमाणु संयंत्र में विस्फोट से रेडियोधर्मी रिसाव होने लगा। यह यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु हादसे के बाद का सबसे भयानक हादसा माना जाता है। परमाणु रिएक्टर की शक्ति मापने की इकाई रैम्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रैम्स कहलाती है। इसके पैमाने पर रेडिएशन का स्तर 7 था। फुकुशिमा डाइची संयंत्र में 14 मार्च 2011 को हाइड्रोजन विस्फोट भी हुआ, जिस कारण विश्व इतिहास में पहली बार जापान के परमाणु आपातकाल की घोषणा की। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण जापान भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राष्ट्र है। यह प्रशांत महासागरीय प्लेट का जापान सागर प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में स्थिति है, जिससे यहाँ ज्वालामुखी व भूकंप की घटना सामान्य है। डार्क डीप ओशंस असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। क्या होती है? रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। यह एक विशेष तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगने के बाद उचित जगहों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जाती हैं। डार्ट के 2 प्रमुख हिस्से होते हैं, सुनामीटर और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण।
सोनामीटर से समुद्र तल से आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है, जबकि सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण के माध्यम से सुनामी के सभी संभावित क्षेत्र में खतरे की चेतावनी दी जाती है। सुनामी वार्निंग सेंटर से वे दोनों यंत्र एक विशेष नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे ही समुद्र के अंदर कंपन होता है, तरंगों की सूचनाएं तत्काल सुनामी वार्निंग सेंटर को प्राप्त हो जाती हैं। चूंकि यह केंद्र उपकरण से जुड़ा होता है, इसलिए पूरी दुनिया को तत्काल इस भयानक हलचल की जानकारी मिल जाती है। वर्तमान समय में सुनामी की चेतावनी तंत्र घटना के 8 घंटे पहले सुनामी सूचना देते हैं। इस संबंध में वैज्ञानिक विश्व के 14 देशों में कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स स्थापित करने की दिशा में सक्रिय है। कितना है? 14 देशों में कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। इसमें सुनामी संबंध की आपदा के संबंध में 20 से 24 घंटे पहले ही चेतावनी दी जा सकती है। फिर नेक्स्ट है, भारत में तटीय इलाकों में सुनामी की पूर्व सूचना देने के लिए उन्नत एक्सपर्ट्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है। यह प्रणाली उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी, दृश्य भू अंतरिक्ष और दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसमें भूकंप केंद्रों, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर तथा ज्वार भाटा के चेतावनी केंद्रों के नेटवर्क को शामिल किया गया है। इससे सुनामी की निगरानी के साथ साथ भूकंपों की पहचान भी की जा सकेगी तथा संबद्ध सरकारी विभागों और सुनामी से प्रभावित होने वाले समुदाय को सलाह भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2007 से ही भारत में विश्व में सबसे अधिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। इस प्रणाली में मिलने वाले जानकारी भारत पड़ोसी देशों को भी उपलब्ध है। यह प्रणाली भूकंप की तीव्रता, गहराई और केंद्र बताएगी। हिंद महासागर की हर तरह की भूकंपीय हलचल का मात्र 20 मिनट में आंकलन कर निकटवर्ती क्षेत्रों में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव हो जाएगा। यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है सेवा केंद्र? हैदराबाद में इसका स्थित है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र व आपदा प्रबंधन, हिमालय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय भाग है, उत्तर भारत, हिमालय का पर्वतीय भाग एवं उत्तर मैदानी भाग भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट निरंतर क्षैपित हो रही है। इसलिए यह भाग भू संतुलन की दृष्टि से काफी अस्थिर व अक्सर यहाँ पर भूकंप आते हैं। पिछली एक सदी में इस क्षेत्र में अनेक बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें असम, कांगड़ा, बिहार व नेपाल, उत्तरकाशी आए भूकंप शामिल हैं। उत्तरी मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उपचंद में मैदान में हिमालय क्षेत्र में संलग्न होने वाले भयंकर भूकंप की आशंका बनी रही है। यहाँ प्राय संवेदनात्मक भूकंप आते हैं, जो हिमालय क्षेत्र में अनुभव किए गए भूकंपों में प्रभावपूर्ण रूप है। गंगा मैदान में सतह से हजारों मीटर गहराई पर प्राप्त 4 महत्वपूर्ण भ्रंश का पता चला है। ये भ्रंश पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिमी दिशा में मुरादाबाद, लखनऊ, पटना और दुबेरी निकट अवस्थित है। इन भ्रंशों को उपस्थिति के कारण यहाँ अतीत में भूकंप आते रहे हैं और आगे भी आने की आशंका है। इस मैदानी भाग में भूकंप संतुलन मुख भूकंप भी उत्पन्न होते हैं, परंतु ये कम प्रभावशाली होते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे भूकंपों का अनुभव किया जाता है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत। हाल ही के वर्षों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सामान्य भूगर्भीय रूप से स्थिर समझा जाता रहा, यह भूकंप के कम संभावित प्रदेशों के अंतर्गत आता है। यहाँ की विनाशकारी भूकंप आए हैं। इस संदर्भ में 1993 इसमें महाराष्ट्र के लातूर भूकंप का उदाहरण लिया जा सकता है। इस प्रायद्वीपीय पठार में भूगर्भीय स्थिति की अवधारणा का प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो स्थिति है ना, वो भूकंप आने वाली जैसी नहीं है। जो उसके अंदर प्लेट्स है ना, वो भूकंप वाली है नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ की स्थिति भी जो है, भूगर्भीय स्थिति जो है प्रायद्वीपीय भारत की, वो चेंज हो रही है और वहां पर भी भूकंप आ रहे हैं। क्योंकि उत्तरी भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई और वहां पे थोड़ा क्या कहते हैं स्पेस रहेगी, जिस वजह से जहां दो प्लेटों के बीच में स्पेस होती है ना, वहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन दक्षिणी भारत जो है वो ऐसा नहीं है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो वहां ऐसी स्थिति है नहीं। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चेंज हो रही है। अब यह माना जाने लगा कि भारत का कोई भी प्रदेश भूकंप रहित नहीं है, क्योंकि भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकाव के कारण इससे उत्पन्न दबाव जनित बल के पठारी भाग के आंतरिक भागों में ऊर्जा तरंगों का प्रभाव बढ़ा है। जब यह ऊर्जा बाहर विमुक्त करने का प्रयास करती है तो भारतीय प्लेट में भ्रंश निर्माण की स्थितियां बनती हैं। यही कारण है कि भूगर्भिक रूप से स्थिर माने जाने वाली भारतीय प्लेट में भी अनेक भ्रंश उत्पन्न हो गए हैं। इन क्षेत्रों में बड़े भूकंप आने की आशंका बनी हुई है। ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के लिए बोली गई है ये बात है। सन 2001 में कच्छ के भुज क्षेत्र में आए भूकंप का मुख्य कारण इसका सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र में बसा होना है। साथ ही इस क्षेत्र में माइक्रोप्लेटों के अंतराप्लेटीय गतिविधियों के कारण इन दबाव जनित बल पर उत्पन्न होता है। क्या होता है? माइक्रोप्लेट जो वो अंतः प्लेटीय गतिविधियों के कारण दबाव जनित बल उत्पन्न होता है। भ्रंश क्षेत्र में बसे होने से और भारतीय प्लेट के उत्तरी खिसकाव के कारण भ्रंशों में फैलाव होने से यहाँ अत्यधिक विनाशकारी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.9 थी। कितनी थी? 6.9।
भारत में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से हैं? भूकंपों की प्रबलता के आधार पर भारतीय मानक संस्थान और मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के मानचित्र जिसमें भूकंप क्षेत्रों को दर्शाया गया प्रकाशित की। नीचे दिया गया क्षेत्र संशोधित मर्केली माप के आधार पर भूकंप 4 क्षेत्रों में है। क्षेत्र 1 प्रबलता और क्षेत्र 3 दूसरा प्रबलता क्षेत्र 4 प्रबल, तीसरा प्रबलता 4 अत्यधिक, 4 प्रबलता 5वां विनाशकारी और 5वां लेकिन 7 से अधिक अनर्थकारी व आपातकारी। मानवीय गतिविधियों के कारण भी भारत में कई बार भूकंप आ जाते हैं। बड़े बांध समस्थितिकी जन असंतुलनात्मक बल उत्पन्न करते हैं जिनमें जल संग्रहण क्षेत्र में या उससे आसपास भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है। 1967 में महाराष्ट्र के कोयना में इसी कांड से आया था। कई बार परमाणु परीक्षण के कारण भी भूकंप आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के सड़क निर्माण करते इसमें चट्टानी संरचना का ध्यान नहीं रखने के कारण भी भूकंप आ जाते हैं। उसके बाद में भूकंप और सुनामी से संबंधित पूर्व चेतावनियां। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर विनोद कुमार गौड़, कौन से विनोद कुमार गौड़ का यह सुझाव रहा है कि सभी भूकंपीय संभावना वाले क्षेत्रों में आपदा का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग एवं विविध तरह के निर्माण कार्य में भूकंप की आशंका उसके खतरे को कम करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना व नियोजन करना अपेक्षित है। जन जागरूकता व शैक्षिक अभियानों के द्वारा भूकंप के प्रति लोगों की सचेत किया जा सकता है। अग्रिम चेतावनी के द्वारा संघन क्षेत्रों को तुरंत खाली कराया जा सकता है। ये उपाय किए जा सकते हैं भूकंप को कम करने के लिए। लोगों को भूकंप से कैसे बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। भूकंप विज्ञान में सेंसर डिजाइनिंग, टेलीमेट्री, ऑनलाइन कंप्यूटिंग, बेहतर संचार जैसी नवीन तकनीकों का वैज्ञानिक उपयोग कर भूकंप के होने वाली जान माल हानि को कम किया जा सकता है। यद्यपि देश में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके आधार पर भूकंप की पूर्व सूचना मिल सके, परंतु अब शोधों से भूकंप आने की पूर्व की स्थिति का आंकलन करना संभव हो रहा है क्योंकि इतने शोध विज्ञान हो रहे हैं। हल्के झटकों वाले भूकंप को सिस्मोफोन और माइक्रोफोन तथा अन्य उपकरणों से मापा जा सकता है। ऑटोनोमस वाटर लेवल रिकॉर्ड, हर 15 मिनट के अंतराल में टेलीमेट्री नेटवर्किंग के माध्यम से पानी में होने वाली हलचल की जानकारी इंटरनेट दर्शाएगा, जिसके आधार पर भूवैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी को संभव मान रहे हैं। इसके अध्ययन के दौरान 1 से 3 घंटे पहले भूकंप की सूचना मिलना संभव। वर्तमान समय में हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक संरचना और प्लेट विवर्तन की क्रिया के संबंध में पर्याप्त जानकारी हासिल हो चुकी है। यह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की दिशा निर्देशन में भूकंपीय मानचित्रों के अद्यतन बनाने का प्रयास किया गया है। इस मानचित्र में भारत के भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में निर्धारण में अधिक परिशुद्धता लाने के लिए पहले से उपलब्ध भूगर्भिक व विवर्तन के आंकड़ों का पुनरीक्षण किया गया। इसमें बेटा समझाने वाला जैसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है। जो मैं आपको बोल के बोलूंगी वही चीज यहाँ पे लिखी है, लेकिन अगर आपको कंटेंट दे दूंगी तो स्टूडेंट्स को संतुष्टि हो जाती है कि हमें लिखा हुआ कंटेंट मिल गया, या तो हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे या फिर देख देख के कर लेंगे, इसलिए और बाकी मैं आपको बोल के बोला हूँ ये इसमें से सिंपल लैंग्वेज समझाई उसको जाती है, जो हार्ड लैंग्वेज होती है उसे तोड़ के अपने शब्दों में बना के समझाया जाता है। अब जो ऑलरेडी सिंपल लैंग्वेज लिखी है उसको मैं क्या ही अब आपको समझाऊं। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण का गठन शीर्ष निकाय के रूप में किया गया है, जो भूकंप समेत विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन हेतु तत्कालिक व दीर्घकालिक रणनीति तैयार करता है। देखो ये आज का है, यहाँ पे आज ये जो हो रखा है अपना, ये हो गया भूकंप है। विश्व के भूगोल में हमने भूकंप का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया। ये एक ही टॉपिक के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी है। जो ज्वालामुखी है वो हम कल के टॉपिक में, कल की क्लास, सॉरी टॉपिक नहीं, कल की क्लास में करेंगे ज्वालामुखी। आज जो कराया है वो अभी भूकंप करा दिए क्योंकि टाइम हो गया, दूसरे टीचर आ गए हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। और मैं बोलूँ ना सिंपल लैंग्वेज में, कुछ ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस है नहीं। अब सेम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं लिखा हुआ कंटेंट है उसी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। तो कुछ ज़्यादा स्पेशलिस्ट टॉपिक में समझाने वाला है नहीं है। जो नाम हो वो आपको वैसे याद करने होंगे। और मिलेंगे फिर कल की क्लास में, कल दोबारा। ओके, थैंक यू।